11 पर। तो आज का जो ये क्लास है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क यानी चिकित्सा समाज कार्य में यूनिट नंबर 11। पहले पढ़ेंगे साइकोथेरेपी, उसके बाद हम लोग करेंगे काउंसलिंग, फिर मेडिटेशंस, फिर उसके बाद सहज योग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नेट के लिए नहीं है क्या? नहीं, ये नेट की क्लास नहीं है, नेट की क्लास हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू सर। ये बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क की क्लास है और ये जो क्लास है आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सा। क्या बोलते हैं इसको? मनोचिकित्सा। ठीक है, मनोचिकित्सा को मन चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मनोचिकित्सा कहते किसको हैं, तो किसी मनोचिकित्सक द्वारा मानसिक रोगी के साथ संबंधपूर्वक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा कहलाती है। मनोचिकित्सा कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि किसी मनोचिकित्सक द्वारा, साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा मानसिक रोगी के साथ संबंध पूर्वक बातचीत कर रहा है, सलाह दे रहा है ना, तो वह प्रतिक्रिया मनोचिकित्सा कहलाएगी, है ना। तो यह लोगों की व्यवहार संबंधी विविध समस्याओं में बहुत ही उपयोगी होता है। मनोचिकित्सक कई तरह के तकनीकें का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां साइकोथेरेपिस्ट क्या क्या यूज कर सकता है उनके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक आपका आता है प्रायोगिक संबंध। एक आपका होता है प्रायोगिक संबंध, दूसरा संवाद, तीसरा संचार और व्यवहार परिवर्तन। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये लोगों की व्यवहार संबंधी विविध समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है और इन टेक्निक का प्रयोग व्यवहार संबंध का निर्माण, संवाद, संचार, व्यवहार परिवर्तन आदि का जो तकनीक यूज होता है वो मनोचिकित्सक करता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि केवल मनोचिकित्सक ही करे, आप मेडिकल सोशल वर्कर भी यहां पर इसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो मनोचिकित्सक बेसिकली एक प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखते हैं। तो मनोचिकित्सक जो होते हैं, है ना, वो प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखते हैं। विशेषज्ञता रखते हैं।
और मानसिक बीमारी का निदान, मानसिक बीमारी का निदान, उपचार, ठीक है, रोकथाम में विशेषज्ञता रखते हैं, वह रोकथाम में विशेषज्ञता रखते हैं। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, दूसरी वाली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मनोचिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य दवा चिकित्सा, परामर्श, हस्तक्षेप के माध्यम से रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार का काम करते हैं। तो मनोचिकित्सा में मनोचिकित्सक की क्या भूमिका होती है? मनोचिकित्सा में मनोचिकित्सक की क्या भूमिका है, बताइए जरा। मनोचिकित्सा में मनोचिकित्सक की चिकित्सक के मानसिक बीमारी का साथ साथ अगर हम बात करें बीमारी का निदान, यानी एक प्रकार से आप निदान, उपचार, रोकथाम, है ना, परामर्श सहित विभिन्न हस्तक्षेप के माध्यम से, विभिन्न हस्तक्षेप या हस्तक्षेपों के माध्यम से रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य, रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और कल्याण में सुधार करते हैं, और कल्याण में सुधार की भूमिका अदा करते हैं, भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से मनोचिकित्सक का काम होता है, मानसिक स्वास्थ्य, उपचार और निदान की खोज करके उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तो एक बार कंफर्म करिए। ओके, अब आगे देखिए, मनोचिकित्सा कभी कभी टॉक थेरेपी, टास्क मत करिएगा, टॉक करिएगा, टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। टॉक थेरेपी किसको कहते हैं? टॉक थेरेपी कभी कभी मनोचिकित्सक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टॉक थेरेपी लिखा हुआ मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा खासकर आप लोग। विभिन्न प्रकार से उपचारों को संदर्भ में जहां किसी व्यक्ति को परेशान करने वाली भावनाओं, विचारों, व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करता है, बदलने में मदद करता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखिए, मनोचिकित्सा तब होती है जब एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक या पेशेवर और एक मरीज
एक पर एक या समूह सेटिंग पे अन्य रोगियों से मिलता है। मतलब जब भी वो केस वर्क कर रहा हो या ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क कर रहा हो मनोचिकित्सक, तो उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, तभी वो कार्य मनोचिकित्सक कर सकता है। ऐसे में कोई मनोचिकित्सक नहीं हो सकता है। प्रशिक्षित मनोचिकित्सक होते हैं, उनके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो इससे ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हाँ ये मनोचिकित्सक हैं। ठीक है, आप एमएसडब्ल्यू के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं तब भी आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेडिकल सोशल वर्कर हैं तो आप तब भी बढ़ सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हाँ करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली क्या है, एक मिनट, इसमें आपको मनोचिकित्सक क्या है कि स्पेसिफिक दर्शाया गया है कि मनोचिकित्सक एक एक्सपर्ट होता है जो समस्याओं को निदान उपचार की प्रक्रियाओं में संचालित होता है। जैसे समस्याएं क्या, जैसे चिंता है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, हताशा है, निराश है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, रोग है इत्यादि, आप सब लोगों ने अभी पढ़ा है उन सभी के बारे में। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, और साइकोथेरेपी जो होती है वो अलग होती है। तो साइकोथेरेपी के अंतर्गत एक मनोचिकित्सक होता है, उसकी अलग डिग्री होती है। मनोचिकित्सक के बारे में आपको भी पढ़ाया गया है, थोड़ा सा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया गया है, आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया है ना। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सारे फील्डों से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फील्ड में है, बट हाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस अटेंडम में आप उस पर काम कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी सेवार्थी के ऊपर मान लीजिए अचानक पूरी प्रॉब्लम आ गई, इस तरीके की समस्या है और आपको करना है निदान, उस समय आपको कार्य को आगे लेकर बढ़ाना है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। परंतु आप ये कहें कि आप स्पेसिफिक तरीके से आप जो है साइकोलॉजिस्ट है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, है ना। आगे बात करते हैं। यहीं अगर हम बात करें, मनोचिकित्सक बेसिकली जो इसके एलिमेंट या जो इसके तत्व होते हैं, वो एक किसी व्यक्ति को सोचने के स्वचालित तरीकों के बारे में जागरूक करने में मदद करता है, उनके विचारों पर सवाल उठाने के तरीकों को ढूंढता है, उनके विचार, उनकी भावनाओं को, व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इन पैटर्न को करने के लिए वो सीबीटी का प्रयोग करता है। और भली भांति तरीके से आपको मालूम होगा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, इसको क्या बोलते हैं, सीबीटी। जानते हैं ये क्या होता है सीबीटी? प्लीज बताएं, अगर आपको पता है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, चलिए मैं बताता हूं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ये, है ना। बेसिकली अगर हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो यह संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा लक्ष्यों मुख एवं समस्या केंद्रित होता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा आरंभ में वर्तमान पर केंद्रित होता है, आरंभ में वर्तमान पर केंद्रित होता है। ठीक है, व्यवहार चिकित्सात्मक, याद रखिएगा, व्यवहार चिकित्सा जो संज्ञानात्मक को रिलेट कराता है। बेसिकली व्यवहार चिकित्सा का मानना है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार का प्रतिरूप या विचार प्रतिरूपों का कारण उत्पन्न होता है ना। तो यहां जो सीबीटी काम करती है, जो टॉकिंग थेरेपी काम करती है, टॉकिंग थेरेपी को ही मनोचिकित्सा के रूप में जानते हैं हम लोग, हम इसको टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं मनोचिकित्सक को।
आप मनोचिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार पर हमारे सूचना पृष्ठ पर इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। सीबीटी आपको रोजमर्रा की स्थितियों में सोचने और प्रतिक्रिया करने के अधिक उपयोगी तरीके से सीखने में फिर वो मदद भी कर सके। वही है आपका सीबीटी। सीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी किसकी मदद कर सकता है? सीबीटी का जो प्रयोग होता है कहां कहां यूज होता है? मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में मदद करने के लिए किया जाता है, बट कहां कहां यूज करते हो? आप को बता देता हूं। सीबीटी का जब प्रयोग करते हैं आप लोग, एक तो अवसाद में आप प्रयोग करेंगे। सीबीटी का उपयोग एक आप अवसाद में करेंगे। अवसाद का मतलब है डिप्रेशन। दूसरा व्याग्रता। व्याग्रता को हम लोग बेचैनी भी कहते हैं, या बेचैनी। बेचैनी में प्रयोग करते हैं घबराहट और भय, है ना, जिसमें एगोराफोबिया, एगोराफोबिया में भी हम इसका यूज करते हैं। तीसरा ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, भोजन विकार, इसमें भी यूज करते हैं। मैं जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को वहां पे बता भी रहा था कि सीबीटी के यहां पे यूज होता है। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसको यूज करते हैं। मनोग्रस्त बाध्यता विकार कहते हैं इसे हम लोग। आपने और भी डिजीज का नाम सुना है मेरे से, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से, पीटीएसडी। क्या है पीटीएसडी? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज करते हैं। डिसऑर्डर में यूज करते हैं। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया इत्यादि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं। नींद में अगर कठिनाई हो रही है, तनाव है, गुस्सा है, कम आत्मसम्मान है, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे दर्द, अत्यधिक थकान, इन सभी जगह पे सीबीटी में यूज किया जाता है। सीबीटी बच्चों सहित किसी भी उम्र के लोगों के लिए काम कर सकता है। एग्जैक्ट कोई नहीं कि सीबीटी आप यहीं पे यूज करेंगे। सीबीटी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सी का मतलब है संज्ञानात्मक। सी का मतलब है काम कैसे करता है? काम कैसे करता है बता रहा है, रुक जाओ। सी का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक। इन्हीं को समझिए आप। जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं पर इसको यूज करते हैं। कैसे? सी मतलब आप क्या सोचते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है पेपर में, सीबीटी का मतलब बताइए, अर्थ बताइए। यह अर्थ है, आप क्या सोचते हैं, यही समझिए ध्यान से मैडम। जब आप नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो आप नोटिस करना, या नोटिस किया जाता है उस दौरान कि आप नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने के लिए काम करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कभी कभी, मैं बेकार हूं या सब गलत होने वाला है, इसके बजाय आप अधिक उपयोगी यथार्थवादी विचारधारा पे विकसित हो जाते हैं। क्या सबूत है कि यह सच बात है? इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं अपनी स्थिति में किसी मित्र को क्या सलाह दूंगा। ये कॉग्निटिव मतलब एक प्रकार से आप क्या सोच रहे हैं उन पर बल देने का प्रयास करता है ये सी, जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं। बी व्यवहार, आप क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप क्या
करते हैं, आप क्या करते हैं और कैसे कार्य करते हैं, यह आपका व्यवहार है। सीबीटी आपको उन चीजों से निपटने में मदद करता है जिनसे आप बच सकें या जिनके बारे में आपको डर है। सीबीटी करते समय ध्यान से सुनिएगा, गतिविधियों की एक दैनिक डायरी रख सकते हैं आप। जो डेली लिविंग की एक्टिविटी होती है उसको आप डायरी के रूप में आप या एक रिपोर्ट के रूप में, एक फॉर्म के रूप में रख सकते हैं। और उन चीजों को आजमाने के लिए लक्ष्य निर्धारित भी आप कर सकते हैं जिन्हें करने से आप डरते हैं, उसका आप टारगेट बना सकते हैं, यानी गोल बना सकते हैं। अब उस गोल पर आपको काम करना होता है। तो जो गोल आपने बनाया वो व्यवहार पे गोल बनाया है, वो गोल होता है। उसके बाद है टी। टी का मतलब है थेरेपी। अर्थ है इसका, आप क्या सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं। इसके माध्यम से आप नए कौशल सीखते हैं जिन्हें आप होमवर्क के रूप में अभ्यास भी करते हैं या अभ्यास कर भी सकते हैं। सीबीटी प्राप्त करने के बाद आप इन कौशलों का अभ्यास जारी रख सकते हैं जो आपको भविष्य में अच्छा बने रहने के लिए उपकरण दे सकता है। तो नए कौशल सीखते हैं और आप होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस करते हैं यानी अभ्यास करते हैं, वो आपकी क्या है, थेरेपी। उसे आप क्या बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये थेरेपी यानी सीबीटी यहां पर जो है यूज में लाई जाती है। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं सीबीटी को। ठीक है, सीबीटी मुझे क्या काम करना होगा उसमें, है ना। यदि वे अवास्तविक है, अनुपयोगी है, तो उस पर आप काम करेंगे। वे एक दूसरे को और आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं उस पर आप काम करेंगे। विचारों पर सवाल उठाना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, विश्वासों का परीक्षण करना। मैक्सिमम इसका 45 मिनट का जो है सेशन होता है। चिंता, अवसाद, फोबिया, ओसीडी इत्यादि मैंने डिजीज पर बात किया है। उन डिजीज पर आप जो है काम कर सकते हैं सीबीटी, है ना। क्लियर है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बताइए। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के पास? बोलिए एक बार, हेलो। जी सर, यस सर। ओके भाई, बीच बीच में बोला करो, नहीं मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग शायद नहीं हैं। सन 1960 में आयरन बेक, है ना, आयरन बेक, ठीक है, इन्होंने सीबीटी का विकास किया। सीबीटी का इन्होंने विकास किया सन 1960 में। इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है सीबीटी का। ठीक है, इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है सीबीटी का। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जो संस्थापक रहे वो एरोन बेक रहे सन 1960 में। ठीक है, मनोविज्ञान से जुड़ी एक चिकित्सा विधि मानी जाती है एरोन बेक की सीबीटी को। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। दूसरी बात, व्यवहार जो व्यवहार चिकित्सा के जनक हैं, जो व्यवहार चिकित्सा के जनक हैं, उन्हें भी एरोन बेक का नाम ही लिया जाता है। यानी एरोन टी पूरा नाम इनका, बेक को ही जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर पूछेगा आपसे तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, यही बता देता हूं, बताइए।
जीन पियाजे, जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इनका है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मनोचिकित्सक के अंतर्गत, जहां हम सीबीटी की भूमिका देखते हैं। ठीक है, सीबीटी के बारे में देखते हैं, वो एक प्रकार से इसी का पार्ट माना जाता है। तो सीबीटी काफी इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षाओं में भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है सीबीटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक बार कंफर्म करिएगा। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, आज के बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने एक चीज और सुना होगा, टास्क सेंट्रल्ड थेरेपी। भली भांति तरीके से आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। टास्क सेंट्रल्ड प्रैक्टिस, थेरेपी कहते हैं हम लोग, प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि प्रैक्टिस पर जब जिक्र होता है तो कार्य केंद्रित चिकित्सा में नाम किसका आता है? देखो, एक होता है क्लाइंट सेंट्रल्ड और एक होता है टास्क सेंट्रल्ड। मैं आपसे कार्य केंद्रित पूछ रहा हूं तो सन 1975 में नाम लगाएंगे, 1975। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका डेवलप हुआ, सॉरी 75 ना करिए, 77। लॉरा एपिस्टीन का नाम आता है, लॉरा एपिस्टीन का नाम, एंड विलियम जेम्स रीड का नाम आता है। इनका नाम आता है टास्क सेंट्रल अप्रोच में। एक मॉडल है, ये काम करता है शॉर्ट टर्म में, यानी लघु टर्म क्षेत्र में, यानी लघुकालिक क्षेत्र में काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में काम करता है, और सोशल वर्क प्रैक्टिस में काम करता है। ये टास्क सेंट्रल, यानी ये गोल पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? ये टास्क सेंट्रल, तो याद रखिएगा ये गोल पे आधारित होता है, ये गोल पर आधारित होता है। विलियम जेम्स रीड का नाम आता है, वर्ष भी आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। अल्पकालिक समस्या समाधान के दृष्टिकोण में क्लाइंट की उसकी समस्याओं को परिभाषित करेगा, उसका हल निकालेगा, उसका हल ढूंढेगा, और यह प्रतिक्रियाएं जो हैं यहां पर सन्निहित होती हैं या सम्मिलित होती हैं कार्य केंद्रित मॉडल पर। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। कार्य केंद्रित मॉडल का उपयोग पर्यवेक्षण और स्टाफ विकास और केस मैनेजमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती हैं, उस पर यह काम करता है कार्य केंद्रित चिकित्सा। टास्क थेरेपी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्रिया के माध्यम से, मैं यहां पे एक शब्द लिखना चाहूंगा ताकि आप नोट भी कर लेंगे उस तरीके से। क्रिया के माध्यम से बच्चों के सीखने के सीखने के सूत्रीकरण पर निर्भर करती है, सूत्रीकरण पर निर्भर करती है। ठीक है, बच्चों और परिवारों के साथ ये कार्य करता है। ये थेरेपी ज्यादातर बच्चों एवं
परिवारों के साथ कार्य केंद्रित थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक सवाल मैं करूंगा, उन सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ग्राहक, ये देखो मैं क्लाइंट सेंट्रल कर दूं, इसके बाद मेरा पॉइंट यही चलेगा। क्लाइंट केंद्रित उपचार डैश का निर्माण करने पर केंद्रित है। ये आपके सामने सवाल है। ऑप्शन ए आपसे कहेगा कि ग्राहक में, ग्राहक का मतलब क्या होता है? सेवार्थी। ग्राहक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध, पहला पॉइंट। ऑप्शन बी ग्राहक, ठीक है, ग्राहक में अस्वाभाविक सकारात्मक संबंध। ऑप्शन सी चिकित्सक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध। डी ऑप्शन चिकित्सक में अस्वाभाविक सकारात्मक संबंध। जवाब बताइए, ये क्लाइंट में देखेंगे या चिकित्सक में देखेंगे? किस में देखेंगे आप? क्लाइंट में सर, ग्राहक में। ग्राहक में क्या देखेंगे? स्वाभाविक देखेंगे या अस्वाभाविक देखेंगे? स्वाभाविक वाला। बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। आप यहां पर ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए ग्राहक केंद्रित उपचार जो है वो ग्राहक में स्वाभाविक सकारात्मक का निर्माण करने पर केंद्रित होता है। बिल्कुल, ये निर्माण करने पर ही तो सकारात्मकता के संबंध में तो निर्माण होगा। तो ये आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से समझिए आप सभी लोग इस पॉइंट में, क्लाइंट सेंट्रल में, ये बेसिकली व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा है। व्यक्ति केंद्रित उपचार को ग्राहक उपचार भी कहते हैं, उपचार भी कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति असंगति के स्थिति में, असंगति की स्थिति में व्यक्ति केंद्रित उपचार में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है और इस स्थिति को उलटने के लिए चिकित्सकों की भूमिका है, या चिकित्सा की भूमिका है, या निर्भर है, या उस पर भूमिका अदा करती है। यह आपकी एक पॉइंट रहेगी। दूसरी पॉइंट, क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी कार्ल रोजर्स के द्वारा सन 1959 में
दिया गया और अपने उपचारात्मक दृष्टिकोण को क्लाइंट केंद्रित उपचार के रूप में जाना और कहा कि व्यक्ति के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। ये व्यक्ति के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया था या किया गया है। ठीक है, ये चीज बातें ध्यान रखिएगा। अब क्लाइंट केंद्रित थेरेपी में 3 सिद्धांत हैं, ये तीनों के तीनों पढ़े। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लो। यस सर। ओके, अब देखिए क्लाइंट, हाँ, रुक जाइए। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है आपसे कि ग्राहक केंद्रित चिकित्सा में 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। 3 बुनियादी सिद्धांत शामिल किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, नंबर 1, चिकित्सा ग्राहक जो होगा, चिकित्सक और ग्राहक, चिकित्सक और क्लाइंट, ग्राहक के अनुरूप है। पहली बात। दूसरी बात, चिकित्सक ग्राहक को स्वाभाविक सकारात्मक संबंध प्रदान करता है। तीसरा, चिकित्सक ग्राहक को एक सहानुभूतिपूर्ण, देखिएगा यहां पे, सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाता है। जरूरी है ये। ठीक है, समझ दिखाता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि चिकित्सक और ग्राहक के अनुरूप है, इसका मतलब है कि परामर्श में एक रूपता, किसमें? परामर्श में एक रूपता। ठीक है, एक रूपता को प्रामाणिकता भी कहते हैं। हम एक रूपता को क्या बोल सकते हैं? इसको प्रामाणिकता भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, प्रामाणिक, जो प्रामाणिकता होता है, ये भी इसको कह सकते हैं। तो एक रूपता को कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं कि परामर्श में एक रूपता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका अर्थ यह है कि यह क्लाइंट को उन्हें अनुभव करने की अनुमति देना चाहता है, क्योंकि वे वास्तव में हैं। जब आपको अनुभव शब्द और वास्तविक शब्द, थेरेपी जैसा सवाल हो चिकित्सक में, और मैं खासकर बताता हूं किसी भी पैटर्न में, सोशल वर्क, किसी भी यूनिट में अगर लिखा मिल जाए वास्तविक और अनुभव शब्द, वो हमेशा सदैव सत्य होते हैं।
और उस पॉइंट को आप सत्य मानिएगा। तो अनुभव करने की अनुमति देता है और वास्तविकता की, जो भी वास्तव की चीजें हैं रियल में, उन चीजों को वो आइडेंटिफाई करता है। ये पहला पॉइंट है। चिकित्सक क्या है यहां पे? प्रमाणिक है। एक रूपता जो है प्रमाणिकता की बात करता है परामर्श में, और चिकित्सक क्या है? प्रमाणिक है। याद रखिएगा, मैं नोट कर देता हूं यहां पे। चिकित्सक क्या है? प्रामाणिक है। जी क्या कह रहे हो आप? ये डैश लगाया आपने, तो ये परामर्श में एक रूपता ग्राहक के अनुरूप है। हाँ, ये डैश नहीं, ये इसका मीनिंग मैंने बताया है। चिकित्सक और ग्राहक के अनुरूप है, तो इसका मीनिंग है परामर्श में एक रूपता। इसका मतलब यही है ना? इसका मतलब यही है। चिकित्सक जो है ग्राहक को स्वाभाविक सकारात्मक संबंध प्रदान करता है। इसका मतलब है स्वाभाविक सकारात्मक संबंध। अब ये लिखा ही ऑलरेडी है, स्वाभाविक सकारात्मक संबंध, इसका अर्थ यही इतना सा है। इसका मतलब है कार्ल रोजर्स की जो स्वाभाविक सकारात्मक संबंध है, उनका मानना है कि लोगों को विकसित होने और अपनी क्षमता को पूर्ण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्वयं के रूप में महत्व दिया जाए, स्वयं के रूप में उनको इंपॉर्टेंस दिया जाए, है ना? और यह क्लाइंट के लिए चिकित्सक की वास्तविक देखभाल को संदर्भित करता है। चिकित्सक क्लाइंट के कुछ कार्यों का अनुमोदन नहीं कर सकता है। चिकित्सक के, अब जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। अनुमोदन का मतलब होता है एक्सेप्टेंसन, यानी स्वीकृति। तो क्लाइंट के कुछ कार्य होंगे, कुछ टास्क होंगे, उसको अनुमोदित नहीं, लेकिन क्लाइंट को अनुमोदित करना होगा। बात को समझिएगा। और व्यक्ति केंद्रित परामर्शदाता सेवार्थी के कार्यों से घृणा होने पर हमेशा सेवार्थी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए सावधान रहेगा, है ना? तो अगर उसके पास कोई ऐसा व्यवहार है जो घृणा से संबंधित है, तो आप उसे घृणा नहीं करेंगे, वही व्यवहार आपको संशोधित करना होगा। और एक है तीसरा, चिकित्सक ग्राहक को एक सहानुभूतिपूर्ण समझ, यानी सहानुभूत, देखो सहानुभूत यह समझने की क्षमता है कि क्लाइंट क्या महसूस कर रहा है। यह चिकित्सक की संवेदनशील और सटीक रूप से समझने की क्षमता है, क्लाइंट के अनुभव और भावनाओं को संदर्भित करता है ना? जब अनुभव और भावनाओं को रिलेट कराएगा ना, तो वहां सहानुभूत होगा ही नहीं। परंतु क्लाइंट सेंट्रल परामर्शदाता के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है कि क्लाइंट को जो महसूस कर रहा है उसका ठीक ठीक पालन करना, उनसे संवाद करना। चिकित्सक समझता है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह आपको पता होता है कि क्लाइंट क्या महसूस कर रहा है। सहानुभूति की प्रक्रिया में भी आपको ऐसी कंडीशन करना पड़ता है ना? तो याद रखिएगा, यह भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी से। अब बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। बताइए, काउंसलिंग की क्या, काउंसलिंग बेसिकली जो यूज होता है वो साइकोलॉजी में ज्यादा यूज होता है, सोशल वर्क में भी हम लोग यूज करते हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श, परामर्श का मतलब होता है मंत्रणा। मंत्रणा शब्द दिया किसने था? रेनॉल्ड। हाँ, बर्था रेनॉल्ड, बर्था रेनॉल्ड ने यह शब्द दिया है। इस शब्द का प्रयोग किया है बर्था रेनॉल्ड ने। बेसिकली मंत्रणा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परामर्श भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसे? काउंसलिंग भी इसको हम बोल सकते हैं, काउंसलिंग भी इसको हम बोल सकते हैं।
ठीक है, याद रखिए। देखिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या या कठिनाइयों को दूर करने के लिए, है ना, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता सलाह और मार्गदर्शन, परामर्श अथवा उपबोधन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। परामर्श देने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? परामर्शदाता। परामर्शदाता, बिल्कुल, परामर्शदाता। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं, है ना। आप निर्देशन या गाइडेंस के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग भी एक टॉकिंग थेरेपी है। हम काउंसलिंग को भी क्या कहते हैं? इसे भी हम लोग काउंसलिंग एक टॉकिंग थेरेपी है, ठीक है, जिसमें एक ट्रेड थेरेपिस्ट लोगों की बातें सुनने के बाद उसकी भावनात्मक मुद्दों से निपटने में उसकी मदद करता है। बात सही है। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय, और थेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है? चिकित्सक। तो एक व्यावसायिक चिकित्सक लोगों की बातें सुनने के बाद उसकी भावनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए उसकी मदद करता है। कभी कभी काउंसलिंग शब्द का इस्तेमाल सामान्य तौर पर टॉकिंग थेरेपी के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं, है ना। हम सभी लोग जो है इसका कभी कभी प्रयोग में नाम लेते हैं या हम प्रयोग में करते हैं। काउंसलिंग करने के कई तरीके से हम कर सकते हैं, कई पार्ट के रूप में हम लोग कर सकते हैं। जैसे आमने सामने हुआ, काउंसलिंग आमने सामने भी होती है ना। या आप कह लीजिए काउंसलिंग के प्रकार, है ना। आप प्रकार भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, आमने सामने। देखिए, इस तरह की जो काउंसलिंग होती है ये तब की जाती है जब काउंसलर से व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है। आमने सामने वाला सेशन एक पॉपुलर थेरेपी है। आमने सामने वाला सेशन क्या है? एक पॉपुलर थेरेपी है, क्योंकि इसमें काउंसलर के सामने भावनाएं प्रकट करना और समझने की विशेष मौका मिलता है ना। तो ज्यादातर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो आमने सामने की काउंसलिंग है ये काफी फायदेमंद भी है ना। दूसरा, व्यक्तिगत या समूह। व्यक्तिगत या समूह। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर काउंसलर से बात करने का मौका मिल सकता है, या व्यक्ति चाहे तो
सामान्य परेशानियों का सामना करने वालों के साथ समूह काउंसलिंग में भी शामिल हो सकता है ना। तो समूह काउंसलिंग उस समय फायदेमंद होती है जब व्यक्ति अपनी परेशानियों को उन लोगों के साथ बांटना चाह रहा हो जो उसके जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, और इस तरह से व्यक्ति अपने लिए एक सपोर्ट नेटवर्क भी बना लेता है ना। तो इसके ठीक उल्टे अगर हम बात करें, वो व्यक्तिगत काउंसलर होता है, अकेले में अपनी परेशानियां शेयर करना चाहता है, तो इस तरह से वह अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने में कायम हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं ये व्यक्तिगत तरीके का काउंसलिंग है ना। तो व्यक्तिगत तरीके से अगर मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूं तो आप मेरा प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं, तो व्यक्तिगत तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी बातें शेयर कर दिया, लेकिन जो अभी आमने सामने का काउंसलिंग था वो एक व्यक्तिगत तौर पे था, अपॉइंटमेंट के माध्यम से था, जहाँ काउंसलर के सामने भावनाएं प्रकट हो रही थी। यहाँ भावनाएं प्रकट नहीं होती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा एक होता है टेलीफोन काउंसलिंग। टेलीफोन, कुछ लोगों के लिए टेलीफोन काउंसलिंग फेस टू फेस काउंसलिंग का बढ़िया विकल्प साबित होता है। इसमें काउंसलर से मिलकर बात करने की बजाय फोन पर बात की जाती है। इस तरह की काउंसलिंग उन लोगों के लिए फायदेमंद या लाभदायक होती है जो फेस टू फेस सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं और अपने घर में रहकर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। काउंसलिंग का यह तरीका भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब बड़ा ही लचीलापन होता है, और उसमें काउंसलर के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता है कि पता चले कि काउंसलर, अब देखो आमने सामने वाले में, व्यक्तिगत और समूह वाले में भी काउंसलर की जरूरत इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ इंतजार करने की जरूरत, फोन ही तो है, लगाओ बातचीत करना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप था। एक होता है ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग, देखिए, कुछ लोग काउंसलर से व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो वे अपने काउंसलर को ईमेल करते हैं। इस बात की काउंसलिंग व्यक्ति को सोचने का समय देती है कि वह काउंसलर से किस बारे में बात करना चाहता है। कई लोग अपनी बातों को लिखकर ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग सही है। ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए व्यक्ति अपनी पहचान को भी सुरक्षित रख पाता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में व्यक्तिगत तौर पर बात तो नहीं करना चाहते हैं, परंतु अपने काउंसलर को ईमेल करते हैं, और इस तरह की काउंसलिंग व्यक्ति को सोचने का समय देती है। और काउंसलर से किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो कई लोग अपनी बातों को लिखकर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो चीज़ें या जो सलाह वगैरह दिया जाता है वो बेसिकली ऑनलाइन काउंसलिंग का पार्ट बन जाता है। ऑनलाइन काउंसलिंग का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये काउंसलिंग का कुछ टाइप था जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। काउंसलिंग के जरिए लोग अपनी समस्याओं और कठिन भावनाओं पर खुलकर बात करना चाहते हैं, खासकर वो बातें जो वे अलग से किसी अनजाने व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं। काउंसलिंग शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। जनरली यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोग तब ढूंढते हैं जब वो अपने जीवन में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं या गहराई से अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकालना चाहते हैं। वही काउंसलिंग कहलाता है, ठीक है।
तो ये था काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। यहाँ आपकी ये टॉपिक जो है फिनिश होती है और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेव कर लेता हूँ और सेव करके अभी आप लोगों को ये सेंड कर देता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास हमारी मेडिकल सोशल वर्क के लिए। ठीक है।